गुड आफ्टरनून एवरीवन। हेलो, आवाज़ आ रही है? हेलो। गुड आफ्टरनून सर। यस सर, यस आ रही सर। है आवाज। आवाज़ है तो बता तो गुड दो, आफ्टरनून आवाज़ नहीं आ रही है तो कैसा रहा? मतलब कहाँ तक पढ़ाया था मैंने पिछली क्लास में? सर, एक तो टेस्ट टेस्ट डिस्कस करा था और यूबिस्कस बॉडी के बारे में बताया था। ओके ओके, तो जो मैंने बताया था प्रीवियस क्लास में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी दोनों जितना भी मैंने बताया था, क्योंकि वो टेस्ट से रिलेटेड था सब कुछ। तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस हुआ, मतलब भाई जो हमने मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पढ़ा है फ्लावर्स के अंदर, तो कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है उसमें? नो सर। ओके, चलो आज थोड़ा सा स्पीड भी रखेंगे, आज जल्दी जल्दी करने की कोशिश भी करेंगे। एक सेकंड आप चुप रहो। एक्सक्यूज मी सर। यस। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर जो यूबिस बॉडीज होती हैं वो टैपेटम के सेक्रेटरी सेल्स में होती हैं। यस बेटा, मैंने बताया था ना पिछली क्लास में आपको, या नहीं बताया मैंने आपको? सर बस कंफर्म करना था। नहीं नहीं, मैंने आपको पूरा का पूरा लिखवाया भी था उसके बारे में, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम भी ना हो इस चीज़ के लेके। तो लास्ट क्लास में हमने बस टेस्ट डिस्कस किया था, यूबिस बॉडीज़ के बारे में पता लगाया था और भी कुछ किया था। तो उससे पहले हमने कहा था किया था। सर, वेजिटेटिव सेल से जनरेटिव सेल तक पहुंच गए थे। ओके ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ फिर, है ना? स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर आज का। देखो भाई, मैंने आपको शायद मे बी मैंने आपको बताया था आर्किस्पोरियल जो सेल्स होती है उनके अंदर डिफ्रेंशिएशन होता है, ठीक है? वो बना लेते हैं स्पोरोजिनस टिश्यू। इस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? मियोसिस होता है और देन बन जाते हैं माइक्रोस्पोर, ठीक है? ये चीज़ आपको याद रखनी है, पूरा का पूरा ये चीज़, क्योंकि यही चीज़ फीमेल के अंदर भी होगा और मेल के अंदर भी यही चीज़ है, ठीक है? तो इस बिहार पे भी आपको याद रखना। साथ में जो माइक्रोस्पोर होते हैं यहाँ पे क्या होता है, वो टेट्राड स्ट्रक्चर होती है, ठीक है? और मैंने आपको बताया था जो माइक्रोस्पोर की टेट्राड स्ट्रक्चर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे कि टेट्राहीड्रल, ठीक है, आइसोबाइलेटरल, ठीक है, डेक्यूसेट, लीनियर एंड टी शेप। वैसे आपको जो ये माइक्रोस्पोर के स्ट्रक्चर है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, ये हमारे मतलब एनसीईआरटी में नहीं मेंशन है, लेकिन फिर भी हम इनकी स्टडी करते हैं। आपको मेनली ये जो है ना, ये दो, एक तो टेट्राहीड्रल एंड एक आइसोबाइलेटरल को याद रखना है, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन इन डाइकोट। एंड जो आइसोबाइलेटरल होता है वो मोस्ट कॉमन होता है किसके अंदर? इन मोनोकोट्स के अंदर। बाकी आप याद रखो नहीं रखो, लेकिन ये दो चीज जरूर याद रखनी है आप लोगों को, ठीक है? इसके बाद मैंने आपको बताया था जो ये माइक्रोस्पोर बन जाता है, जो ये माइक्रोस्पोर बन जाता है, माइक्रोस्पोर जो बनता है ये, ठीक है, यहां से ये मैच्योर होकर क्या बनता है? पोलन ग्रेन, ठीक है जी, ये बनता पोलर ग्रेन, ठीक है? देखो यहाँ पे मियोसिस हुआ है तो ये बना है पोलर मदर सेल से, तो ये जो है ये एन नंबर का है, तो जो पोलन ग्रेन होता है ये भी एन नंबर का ही होगा, ठीक है? ये है मेल गैमेटोफाइट, ठीक है? जो पोलन ग्रेन होता है
यंग स्टेज में कुछ इस टाइप का होता है, ये है यंग स्टेज, यंग पोलन ग्रेन, ठीक है। हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, सिंपल बात है, ठीक है। ये क्या है, हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है इसकी। तो जो ये पोलन ग्रेन है, जो यंग पोलन ग्रेन है, इस जो हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर दोबारा से क्या होता है, इसके अंदर दोबारा से माइटोसिस होता है। देखो यहां से हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, यहां से, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रीवियस क्लास थी शायद में भी यहां तक हमने खत्म किया था, जितना भी था, ठीक है। तो जो ये पोलन ग्रेन माइक्रोस्पोर से डेवलप्ड हुए हैं, ठीक है, यंग स्टेज में कुछ इस तरीके की इसकी स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। इस पोलन ग्रेन के अंदर माइटोसिस होता है। माइटोसिस भी कौन सा होता है इसके अंदर, कैरियोकाइनेसिस, कैरियोकाइनेसिस, ठीक है। माइटोसिस होता है कौन सा, कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होता क्या एक्चुअली, कि जो एक न्यूक्लियस होता है वो दो न्यूक्लियस में डिवाइड कर जाते हैं। तो ये एक न्यूक्लियस और ये दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। और आपको पता है जो ये पोलन ग्रेन है, इसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है, ठीक है, ये जो आउटर मोस्ट लेयर है पोलन ग्रेन की, इस आउटर मोस्ट लेयर को बोलते हैं हम एक्साइन, ठीक है। और इनर मोस्ट लेयर को हम क्या बोलते हैं, एंटाइन। आवाज आ रही है, यस सर। ठीक है। यस सर। तो ध्यान से देखते रहना दोनों चीजें, ठीक है। पोलन ग्रेन है हमारा, उसके जो स्ट्रक्चर है पोलन ग्रेन की वो हैप्लॉइड है, ठीक है। यंग स्टेज की बात कर रहा है कि बिल्कुल अभी के अभी पोलन ग्रेन क्या हुआ है, कि पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हुई है। तो जो ये पोलन ग्रेन है, इसके अंदर होता है माइटोसिस। माइटोसिस का कौन सा डिवीजन होता है इसके अंदर, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। साइटोकाइनेसिस नहीं होता, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होता है। कैरियोकाइनेसिस की वजह से जो ये अंदर जो इसके न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। और एक जो न्यूक्लियस होता है, ये जो स्ट्रक्चर मैंने बताई है आपको, ये जो स्ट्रक्चर बताई है, ये है मैच्योर, मैच्योर पोलन ग्रेन, ठीक है जी। जो ये मैच्योर पोलन ग्रेन है, इसकी आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं एक्साइन और इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं इंटाइन, ठीक है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, उसके अंदर क्या हुआ था, कैरियोकाइनेसिस हुआ था, मतलब माइटोसिस डिवीजन हुआ था, ठीक है। एक न्यूक्लियस जो होता है, जो ये वाला जो न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं जनरेटिव, ठीक है, जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। और जो दूसरे वाला न्यूक्लियस है, इसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। एक है जनरेटिव न्यूक्लियस, एक है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। बच्चों वेजिटेटिव न्यूक्लियस का दूसरा नाम भी होता है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस का दूसरा नाम भी है, इसको हम बोलते हैं ट्यूब न्यूक्लियस। इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं, ट्यूब न्यूक्लियस भी बोलते हैं। जो ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, ये थोड़ा सा लार्ज इन साइज होता है, लार्ज इन साइज एज कंपेयर टू जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर दो न्यूक्लियस होते हैं, जो मैच्योर पोलन ग्रेन होता है, उसके अंदर दो न्यूक्लियस होता है। एक तो होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और जो दूसरा न्यूक्लियस होता है वो होता है जनरेटिव न्यूक्लियस। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है एज कंपेयर टू जनरेटिव न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। क्यों बड़ा होता है ये भैया साइज में, कोई बता पाएगा? ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये साइज में बड़ा क्यों होता है? क्योंकि इसे नरिशमेंट देना होता है। बिल्कुल, क्योंकि ये जो है, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, जैसे ही ये पोलन ग्रेन, जो ये एंथर से रिलीज करेंगे पोलन ग्रेन, और
बाद में अब पोलन ग्रेन कितने टाइम बाद वो फीमेल पार्ट के पास पहुंच रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन अब बोलते हैं ना कि पोलन ग्रेन की लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होती है, वो हार्श से हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास एग्जाइन होता है, और जो एग्जाइन होता है वो किस चीज से बना होता है, वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन से। तो अगर देखा जाए तो भाई अगर वो लंबे टाइम तक जीवित रह सकता है या जिंदा रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है, तो इसका मतलब है उसके अंदर कोई ना कोई तो मतलब ऐसी चीज होगी ना जो उसको नोरिशमेंट दे रही होगी, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवा रही होगी, है ना। तो जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है सेल, जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है वो होती है वेजिटेटिव न्यूक्लियस वाला सेल, ठीक है, जो लार्ज साइज का होता है एज कंपेयर टू वेजिटेटिव न्यूक्लियस के कंपैरिजन में। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, ये जो होते हैं इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्रेजेंट रिजर्व फूड मटेरियल, ठीक है जी। एक तो रिजर्व फूड मटेरियल है इनके अंदर, ठीक है। सेकंड, ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है ये दूसरा काम क्या करता है, एक तो चलो इसने फूड मटेरियल रिजर्व रखा अपने पास, और टाइम आने पे ये जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा या फिर जो जनरेटिव न्यूक्लियस से बाद में दो मेल गैमेट बनेंगे उनको नोरिशमेंट देगा। लेकिन वेजिटेटिव न्यूक्लियस का दूसरा काम भी तो होता है, कौन बता पाएगा दूसरा काम क्या होता है इसका? बताओ भाई, कोई बता पाएगा? देखो एक तो ये रिजर्व फूड मटेरियल तो रखता ही है अपने पास, साथ में ये गाइड करता है, गाइड मेल गैमेट, ठीक है, मेल गैमेट्स इन पोलन ट्यूब, ठीक है जी। ये मेल गैमेट को भी गाइड करता है पोलन ट्यूब के अंदर। देखो आफ्टर जर्मिनेशन के बाद जब बनती है, ठीक है, तो पोलन ट्यूब जब बनती है तो जो सबसे आगे जो न्यूक्लियस चलता रहता है वो होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है वो पोलन ट्यूब, जो ऊपर जो मेल गैमेट आ रहे हैं उनको गाइड करेगा कि भाई यहाँ से आना, ये हमारी पोलन ट्यूब है, ठीक है, और एग्जैक्टली उसी जगह पे लेके जाएगा जहाँ पे एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होगा ओवरी के अंदर, ठीक है जी। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? हाँ भाई, हेलो, यस ठीक सर। है। तो यस, सर सर हाँ एक बोलो। डाउट था। तो जैसे जो न्यूक्लियस है उसमें तो जेनेटिक मटेरियल रहेगा, तो उसमें फूड मटेरियल्स कैसे बेटा रिजर्व ये रहेंगे? न्यूक्लियस की बात करी है, यहाँ पे जो होता है ना बाद में जाके साइटोकाइनेसिस भी होता है, मतलब जो जो वेजिटेटिव सेल्स होती है ना, सर आप म्यूट सर हो गए। आपका माइक। सर आप म्यूट हो गए सर हो। आपको किसी ने म्यूट कर दिया। किसने म्यूट करा भैया? ठीक है जी। देखो आपने पूछा कि भाई ये तो जो न्यूक्लियस होता है वो तो जेनेटिक मटेरियल रखता है, अरे वो ठीक बात है आपकी, वो जेनेटिक मटेरियल रखता है, वो है ठीक है। जैसे ही जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है उसकी जो सेल्स होती है, जो उसका जो सेल होगा वो अलग हो जाएगा जनरेटिव न्यूक्लियस के सेल से, ठीक है। बाद में हमें जो स्ट्रक्चर दिखाई देगी वो ऐसी दिखाई देगी कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है, ठीक है, या फिर जो जनरेटिव न्यूक्लियस से जो मेल गैमेट बनेगा वो फ्लो हो रहे हैं किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर, ठीक है। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है उसका खुद का एक सेल होगा जिसका नाम होगा वेजिटेटिव सेल, ठीक है। और जो जनरेटिव न्यूक्लियस होगा उसका भी सेल होगा जो होगा जनरेटिव सेल के नाम से, ठीक है। और जो जनरेटिव सेल्स होते हैं बाद में जाके डिवाइड करके दो मेल गैमेट बना लेते हैं। अब बताओ, अब आपको समझ में आया? यस सर। ओके। देखो होता क्या है, जैसे जैसे ये जनरेटिव सेल है, ठीक है, ये जनरेटिव सेल है, ठीक है। जनरेटिव सेल के अंदर क्या होता है कि ये डिवाइड करती है, जनरेटिव जो जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है, ठीक है, डिवाइड टू फॉर्म टू मेल गैमेट, ठीक है, टू मेल गैमेट्स।
और जो यहाँ पे डिवीजन होता है वो होता है माइटोसिस। माइटोसिस वो भी कौन से वाला, कैरियोकाइनेसिस। ठीक है, कौन सा था, कैरियो काइनेसिस। ठीक है, तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है और जो बन के आता है उनको हम बोलते हैं मेल गैमेट्स। ठीक है, अब देखो होता क्या है एक्चुअली में, देखो होता क्या है कि 60% 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स जनरेटिव न्यूक्लियस डिवाइड बिफोर पोलिनेशन। कहने का ये मतलब है, इसके कहने का मतलब तो मैं अभी बताऊंगा, पहले मैं आपको एक लाइन और लिख देता हूँ ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो जाए सारी की सारी। ठीक है, ये लाइन है, रेस्ट 40% of angiospermic plant divide after formation of पोलन ट्यूब। देखो जी, देखो सिंपल सी बात है, मैं आपको दोबारा से एक बार रिकैप कराए तो होता क्या है, जो यंग पोलन ग्रेन होता है उसके अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है। जो यंग पोलन ग्रेन होता है जब वो मैच्योरिटी के साइड पे जा रहा होता है तो उसके अंदर माइटोसिस डिवीजन हो जाता है। माइटोसिस कौन सा होता है, कैरियोकाइनेसिस, जिससे वो दो न्यूक्लियस बना लेता है। एक का न्यूक्लियस होता है स्मॉल साइज का एज कम्पेयर टू जो दूसरे वाला न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा सा लार्ज साइज का होता है। जो लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस या फिर ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, वो लार्ज इन साइज होगा, उसके अंदर जो होगा जो न्यूक्लियस होगा, ठीक है, जो उसकी सेल होगी, वेजिटेटिव सेल होगी, उसके अंदर प्रेजेंट होगा रिजर्व फूड मटेरियल, और वो गाइड करेगा न्यूक्लियस, जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा वो गाइड करेगा मेल गैमेट को इन पोलन ट्यूब के अंदर आफ्टर जर्मिनेशन के बाद। ठीक है, लेकिन जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा जब वो या तो वो पोलिनेशन से पहले, मतलब एंथर से निकलने से पहले, एंथर के निकलने से पहले ही क्या हो जाए, वो जेनेटिव न्यूक्लियस के अंदर दोबारा से क्या हो जाए, माइटोसिस डिवीजन हो जाए, या फिर 40% जो केसेस में होता है वो पोलन ट्यूब के बनने के बाद जेनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर माइटोसिस डिवीजन होती है। ठीक है, आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए? आपको ये दोनों पॉइंट समझ में आए? यस सर। 4% हाँ, बोलो। एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में क्या होता है सर, ये जनरेटिव न्यूक्लियस का? बेटे 40% है, 4% नहीं है। देखो होता क्या है कि जैसे एंथर के अंदर पोलन ग्रेन मैच्योर हो चुके हैं, मैच्योर होने का मतलब है वहां पे दो न्यूक्लियस है उसके अंदर, या तो वहीं पे ही एंथर के अंदर ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर ही जो पोलन ग्रेन होगा, जो उसके अंदर जो जनरेटिव सेल्स होगा उसके अंदर दोबारा से माइटोसिस हो जाएगा। ठीक है, 60% केसेस में एंथर के अंदर ही क्या हो जाता है, जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन हो जाती है जिसका नाम है माइटोसिस, सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होती है उसके अंदर। ठीक है, तो जब जनरेटिव न्यूक्लियस जो होगा डिवाइड होगा तो वो बना लेगा दो न्यूक्लियस, और दो न्यूक्लियस को हम बोलेंगे टू मेल गैमेट्स। ठीक है, लेकिन रेस्ट 40% जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स होते हैं उनके अंदर होता क्या है कि जब एंथर जो होता है वो दो सेल की स्टेज में ही बाहर निकल जाता है। ठीक है, मतलब एक जनरेटिव न्यूक्लियस हो गया, एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस हो गया, और वो पहुंच गया फीमेल पार्ट के पास जो स्टिग्मा है, वहां पे जाके जर्मिनेट हो गया। वो जर्मिनेट होने के बाद उसने पोलन ट्यूब बना ली। अब पोलन ट्यूब के अंदर होगा क्या कि एक तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस होगा और एक जनरेटिव न्यूक्लियस होगा।
फिर पोलन ट्यूब के अंदर ही जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उसके अंदर डिवीजन होती है माइटोसिस, वो भी कैरियोकाइनेसिस वाली। तो वहां पे जो मेल गैमेट होगा, वो जो न्यूक्लियस होगा वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, और जो बन के आएगा उनको हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेट। ठीक है जी, समझ में आ गया इतना? यस सर। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसी के अंदर लिखना है आपको कि जो टू मेल गैमेट्स होते हैं, जो दो मेल गैमेट होते हैं, या तो पोलिनेशन से पहले ही दो मेल गैमेट बन जाते हैं या पोलिनेशन के बाद बन जाते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो दो मेल गैमेट्स होते हैं, जब भी वो दो मेल गैमेट्स बन जाते हैं, ठीक है, पोलन ग्रेन के अंदर, तो वो फ्लोट करते हैं। फ्लोट्स किसके अंदर, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। ठीक है, तो जो दो मेल गैमेट्स होते हैं वो फ्लोट करते हैं किसके अंदर, वेजिटेटिव सेल के अंदर, फ्लोट इन द वेजिटेटिव सेल के अंदर। ठीक है, तो जैसे मैं अभी एक फोटो बनाता हूं उसका, समझ जाना कि यार ये क्या, ये पोलन ग्रेन ही है। ये हमारा क्या, पोलन ग्रेन है। ठीक है, तो जो जनरेटिव सेल्स है वो यहाँ पे था। ठीक है, यहाँ पे था। ठीक है, उसके अंदर क्या हुआ, माइटोसिस हुआ, कैरियोकाइनेसिस, तो उसने क्या बना लिया, टू मेल गैमेट। यहाँ पे माइटोसिस हुआ और दो मेल गैमेट बना लिया उन्होंने। ठीक है, और जो ये दो मेल गैमेट होते हैं इसके, एक तो ये वाला मेल गैमेट और एक ये मेल गैमेट, ठीक है, वो फ्लोट कर रहे होते हैं। जो ये बाकी सेल बची है, सर आपका माइक म्यूट हो गया है। ठीक है, जो ये दो मेल गैमेट है, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि ये जो है, ये है जनरेटिव सेल। या तो ये जनरेटिव सेल 60% केस में एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में ये बिफोर पोलिनेशन से पहले ही ये वेजिटेटिव सेल्स जो होगा ये टू मेल गैमेट्स में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, और जो ये दो मेल गैमेट हो गए, ये जो बड़ा सेल है, एक बिग सेल है, ठीक है, ये इसका न्यूक्लियस है। ये जो सेल है, ये जो न्यूक्लियस है ये है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और ये फ्लोट, जो ये दो मेल गैमेट है ये फ्लोट कर रहे हैं वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। ठीक है, आपको समझ में आई दोनों बातें? क्या आपको ये दोनों बातें समझ में आ गई हैं? यस सर। सर वो वीएन क्या है? ये है वेजिटेटिव सेल। देखो मैंने अभी बताया जो वेजिटेटिव सेल्स होता है उसका न्यूक्लियस बड़ा होता है, सेल भी बिग होती है एज कंपेयर टू जनरेटिव सेल्स के। ठीक है, जब जनरेटिव जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा तो दो मेल गैमेट बना लेगा। ठीक है, दो मेल गैमेट हमें ऐसे दिखाई देंगे कि जैसे वो वेजिटेटिव सेल्स पे फ्लोट कर रहे हैं। फ्लोट का मतलब है वो साइटोप्लाज्म में है, किसके, वेजिटेटिव सेल्स के। तो यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हो, टू मेल गैमेट्स फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म, फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। तो मतलब दो मेल गैमेट हमें ऐसे दिखाई देंगे कि भाई ये तो साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रहे हैं, किसके साइटोप्लाज्म में, वेजिटेटिव सेल्स के अंदर। ठीक है जी, 60% केस में पहले ही मतलब डिवीजन हो जाती है, और जो बाकी केसेस बचते हैं 40% वाले, वो पोलन ट्यूब बनाने के बाद जनरेटिव सेल्स के अंदर क्या होता है, डिवीजन होती है, तो वो बना लेता है दो मेल गैमेट। ठीक है जी, आपको इतनी बात समझ में आ गई? अब जब ये दो मेल गैमेट बन जाएंगे, सर यस सर जो ये गैमीट्स बने हैं इनमें सिर्फ कैरियोकाइनेसिस हुआ है, मतलब तभी ये बने हैं, साइटोकाइनेसिस तो अभी नहीं हुआ। यस तो सर फिर ये दोनों जो गैमीट्स हैं ये तो जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में ही फ्लोट करेंगे ना?
हाँ, लेकिन देखो मैंने अभी जस्ट आपको बताया, जो जैसे मैं ये लिख लेता हूँ जीएन का मतलब है जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इस जनरेटिव न्यूक्लियस के अंदर डिवीजन होती है सिर्फ कैरियोकाइनेसिस वाली, ठीक है। और वो बना लेता है दो न्यूक्लियस, ठीक है, दो न्यूक्लियस बना लेते हैं, ये दो न्यूक्लियस, ये दो मेल गैमेट बोलेंगे, ठीक है। तो जो ये सेल है ये क्या है, ये पहले पोलन ग्रेन है, मैच्योर पोलन ग्रेन है, जिसके अंदर दो न्यूक्लियस थे खाली, एक बड़ा न्यूक्लियस था, एक छोटा न्यूक्लियस था। छोटे वाले न्यूक्लियस को हमने बोला था वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ठीक है, सॉरी जनरेटिव न्यूक्लियस, ठीक है। इसके अंदर दो काइरोकाइनेसिस हुआ तो दो मेल गैमेट बन चुके हैं। और दो मेल गैमेट कब बनते हैं, किस केस में बनते हैं, वो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि जब ये दो मेल गैमेट बन जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, अगर मैं इसको हटाऊं यहाँ से, अगर मैं इसको हटा दूं तो यहाँ पे मैं ऐसे कर देता हूँ, एक मेल गैमेट ये रहा, एक मेल गैमेट ये रहा, और जो ये न्यूक्लियस है बिग साइज वाला है, ठीक है, ये कौन सा है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है। तो जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, ये जो सेल बन जाएगी, ये बन जाएगी वेजिटेटिव सेल बन जाएगी, ठीक है। तो हमें कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, जो वेजिटेटिव सेल है, ठीक है, जो वेजिटेटिव सेल है उसके अंदर फ्लोट कर रहे हैं दो मेल गैमेट, ठीक है, समझ में आ गया अब? भाई आया समझ में? यस सर सर। यस। तो फिर ये जनरेटिव जो सेल है वो अपनी इंडिविजुअलिटी खो के दो मेल गैमेट से बनेगा और वो ऐसा लगेगा कि वो वेजिटेटिव सेल में फ्लोट कर रहा है। यस, क्योंकि ठीक है सर। वेजिटेटिव सेल से वो न्यूट्रिशन भी तो लेता रहेगा ना वहीं पे ही, है ना, हाँ सर। ठीक है। तो जैसे ये, सर मतलब जनरेटिव सेल एक तरीके से खत्म हो गया। हाँ, मतलब वो न्यूक्लियस था जो डिवाइड होके दो पार्ट्स में टूट चुका है अलग। एक ने दो मेल गैमेट बना लिए, और जो बचा हुआ है वो है वेजिटेटिव न्यूक्लियस, जो फ्लोट करवा रहा है दो मेल गैमेट्स को अपने अंदर ही, ठीक है। ओके सर। ओके, आगे बढ़ते हैं अब। देखो मैंने आपको एग्जाइन के बारे में बताया था, एग्जाइन जो लेयर होती है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है, आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ मैच्योर कॉलम ग्रेन, ठीक है। मैंने साथ में ये भी बताया था, जो एग्जाइन होता है वो बना होता है मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन, ठीक है। तो स्पोरोपोलेनिन से बना होता है। और जब जो आउटर मोस्ट लेयर होती है एग्जाइन, और जहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट होती है, ठीक है, मैंने आपको बताया था, जैसे ये मैं मान लेता हूँ ये हमारा मैच्योर पोलन ग्रेन है, ठीक है, ये मैच्योर पोलन ग्रेन है। अगर ये बाहर वाली लेयर ये है एग्जाइन, ठीक है, जहाँ पे ये एग्जाइन एब्सेंट है, यहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट है, ठीक है। तो इस वाले जगह को हम बोलते हैं जर्म पोर, ठीक है जी। तो स्पोर, जहाँ पे जो एग्जाइन होता है वो बना किससे होता है, स्पोरोपोलिन से बना होता है, ठीक है। और जहाँ पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है उस जगह को हम क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, ठीक है। तो स्पोरोपोलिन एब्सेंट इन जर्म पोर, तो जर्म पोर के टाइम पे ये स्पोरोपोलिन एब्सेंट होते हैं जहाँ पे जर्म पोर प्रेजेंट होते हैं। और आपको मैंने पिछली क्लास में भी आपको यही चीज बताई थी कि भाई जो स्पोरोपोलिन होता है वो हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, वन ऑफ द, जो स्पोरोपोलिन होता है वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट नॉन बायोलॉजिकल मटेरियल, ठीक है, जो प्रोवाइड कराता है
मतलब ये क्या है, हार्डेस्ट सब्सटेंस, ठीक है जी, जो प्रोवाइड कराता है स्टेबिलिटी। इसका मतलब हो गया दैट इज प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है। और आप मुझे एक बार बताओ कि भाई चलो एग्जाइम तो बना होता है किस चीज से, स्पोरोपोलिनिन से, क्या आपको पता है इंटाइन किस चीज से बना होता है? पैक्टिन। पैक्टोसेल्लोस। जो इंटाइन होता है वो मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज, ठीक है। देखो एट द टाइम ऑफ पोलिनेशन पोलन ग्रेन either two cell stage or three cell stage। क्या इस बात से आप सहमत करते हो जो मैंने ये लास्ट में लाइन लिखी है? हाँ भाई, भाई यही तो बात लिखी है जो मैंने ऊपर समझाई थी आपको कि भाई पोलिनेशन के टाइम पे या तो जो पोलन ग्रेन होगा या तो वो 2 सेल में रिलीज हो जाएगा या फिर 3 सेल में रिलीज हो जाएगा। भाई 3 सेल में रिलीज होगा 60% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में और 2 सेल में रिलीज होगा 40% एंजियोस्पर्मिक प्लांट में, क्योंकि जो जनरेटिव सेल्स होते हैं वो 60% प्लांट में पहले ही डिवाइड कर जाते हैं, लेकिन कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे 40% जो मैंने रिमेनिंग बताया है उसके अंदर क्या होता है, जब पोलिनेशन हो जाता है, पोलन ट्यूब का जर्मिनेशन हो जाता है, तो जो जनरेटिव न्यूक्लियस होता है उसके अंदर फिर जाके माइटोसिस वाला डिवीजन होता है जो कैरियोकाइनेसिस होता है, ठीक है। तो ये आपका मेल पार्ट खत्म हो गया यहाँ पे। आपको समझ में आया पूरा का पूरा है? यस सर। ओके। देखो अब बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, दैट इज जो हम बोलते हैं गाइनोशियम, ठीक है जी। गाइनोशियम बोलते हैं ना फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को, बोलते नहीं बोलते? यस सर। ठीक है, तो जो गाइनोशियम होता है उसकी यूनिट क्या होती है भाई? कार्पल। गाइनोशियम की जो यूनिट होती है वो होती है कार्पल, कार्पल या फिर पिस्टिल, ठीक है जी। कार्पल या फिर पिस्टिल। जो कार्पल या पिस्टिल होता है उसके 3 पार्ट होते हैं, उसके 3 पार्ट होते हैं। 3 पार्ट कौन कौन से होते हैं? जिस यूनिट को हम बोल रहे हैं गाइनोशियम और जो उसकी यूनिट होती है कार्पल या पिस्टिल, उसमें 3 पार्ट होते हैं। तो कार्पल और जो पिस्टिल होता है वो कंटेन 3 पार्ट्स, दैट इज कौन कौन सा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टाइल और ओवेरी, ठीक है। अगर मैं एक डायग्राम बनाऊं, ठीक है, यहाँ पे एक डायग्राम बना देता हूं मैं इसका। ठीक है,
ठीक है। तो जो ये अपर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं स्टिग्मा, और जो ये स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं स्टाइल, और जो ये नीचे जो होलो स्ट्रक्चर होती है इसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? ओव्यूल। यहाँ पे क्या प्रेजेंट है? ओव्यूल। ठीक है। और आपको मैंने मे बी जो मुझसे पढ़ा हुआ होगा तो मैंने आपको बताया था जो ओव्यूल होता है वो अटैच रहता है किस चीज से? कौन बताएगा? प्लेसेंटा। प्लासेंटा से। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझाना चाहूं तो जो ये ओव्यूल है ये अटैच्ड है, ठीक है। तो जो मैंने रेड कलर में नीचे ये बनाया है ये है प्लासेंटा। जिस चीज से अटैच्ड है ओव्यूल इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। ये है ओव्यूल, ठीक है। ये फ्यूनिकल है जिससे ये अटैच्ड है किसके पास? प्लासेंटा के ऊपर जिससे अटैच्ड है ये, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मा होता है इसका काम क्या होता है? ये लैंडिंग करवाता है, लैंडिंग ऑफ पोलन ग्रेन, ठीक है। यहां पे क्या होती है? लैंडिंग होती है किसकी? पोलन ग्रेन की। और जो स्टाइल पार्ट होता है हमारा, जो ये स्टाइल पार्ट है ये क्या होता है? इलोंगेटेड, इलोंगेटेड एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। तो जो स्टिग्मा होता है वो अपर पार्ट है। अपर पार्ट पे क्या होगा? जो पोलन ग्रेन जो रिलीज होएगा एंथर से वो ट्रेवल करके कहाँ पहुंचेगा? स्टिग्मा के पास, स्टिग्मा के ऊपर, तो लैंड कर जाएगा। तो स्टिग्मा क्या हो गया? एक लैंड वाली जगह हो गई जो पोलन ग्रेन को लैंड करवाएगी अपने ऊपर। उसके नीचे वाला पार्ट क्या हो गया? स्टाइल। स्टाइल कैसे होते हैं? इलोंगेटेड एंड फिलामेंटल स्ट्रक्चर होती है। उसके अंदर, उससे नीचे आएंगे तो ओवरी होगी। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल। और ओव्यूल, ओव्यूल से अटैच रहता है क्या? प्लासेंटा। प्लासेंटा किसके थ्रू अटैच रहता है ओव्यूल से? फ्यूनिकल के थ्रू, ठीक है। तो ये फ्यूनिकल हो गया। और अगर मैं लिखना चाहूं यहाँ पे जो ओव्यूल होगा, जो ये ओव्यूल है तो ये ओव्यूल है, ये ओव्यूल जो है ये बाद में जाके फर्टिलाइजेशन फॉर्मेशन कर लेगा। किस चीज का? सीड की फॉर्मेशन कर लेगा। और जो होगा, ठीक है, ओवरी, ओवरी में क्या होता है? ओव्यूल आर प्रेजेंट, यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। और जो ओवरी होता है, जो ओवरी होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाता है फ्रूट, ठीक है जी। तो सिंपल सी बात है, अगर मैं फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की बात करूं जिस, ठीक है, गाइनोसियम जो होता है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। और जो उसकी यूनिट होती है वो होती है कार्पल, ठीक है। जो कार्पल के जो पार्ट्स होते हैं वो तीन पार्ट होते हैं, एक तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टिग्मा होता है वो एक प्लेस रिप्रेजेंट करेगा जो लैंडिंग करवाएगा किस चीज की? पोलन ग्रेन की, ठीक है। और जो स्टाइल होता है वो होता है इलोंगेटेड एंड फिलामेंटस स्ट्रक्चर, ठीक है। जो नीचे उसके सबसे लोएस्ट पार्ट है वो है ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर जो नीचे वाला पार्ट है ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल प्रेजेंट रहता है, ठीक है। ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट चेंज हो जाता है। और जो ओव्यूल होता है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाता है। ओव्यूल होता है
वो जो ओवरी से अटैच्ड रहता है वो रहता है प्लासेंटा के थ्रू, ठीक है, प्लासेंटा से अटैच्ड रहता है, लेकिन किसके थ्रू? क्या आपको ये स्ट्रक्चर समझ में आ गई है? यस सर। यस सर। अभी तो ये पहले वाला ही चल रहा है क्योंकि आपको इतनी नॉलेज तो है ही है सभी को। कुछ भी नया नहीं है अभी तक। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था मैंने? गाइनोशियम के बारे में। आप थोड़ा रिकॉल करो। गाइनोशियम मतलब कार्पल। आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि जो गाइनोशियम होता है वो 3 टाइप से हो सकता है। ठीक है, ये तो ओनली वन कार्पल प्रेजेंट हो, मतलब एक फ्लावर के अंदर सिर्फ एक कार्पल प्रेजेंट हो। एक कार्पल का मतलब है स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, मतलब एक ही पार्ट प्रेजेंट हो। कुछ ऐसे फ्लावर भी होते हैं जिनके अंदर वन टाइप के कार्पल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन इसके कंडीशन आती है मोर देन वन के वाले में। या तो जो मोर देन वन होंगे, ठीक है, वो क्या होंगे? फ्री होंगे सारे के सारे। या फिर मोर देन जो वन होंगे वो क्या होंगे? सारे के सारे तो एक ही कार्पल प्रेजेंट होती है जिसके अंदर उस चीज को हम प्रेजेंट करते हैं किससे? मोनो कार्पिलरी से, ठीक है, लेकिन एक से ज्यादा है, ठीक है, लेकिन फ्री है, तो इस चीज को कंडीशन को हम प्रेजेंट करते हैं किससे? बेटा आवाज नहीं आ रही, दोबारा से बोलो मुझे। सर आपने दोनों जगह मोर देन वन लिख दिया। बेटा जो मैंने दोनों जगह मोर देन वन लिखा है ना, मैंने साथ में लिखा फ्री एंड। अगर एक से ज्यादा हुए उसके अंदर भी 2 कंडीशन हो सकती है, या तो ये आपस में फ्री हो, आपस में फ्यूज ना हो, तो एपोकार्पस बोलते हैं इस कंडीशन को। अगर एक से ज्यादा है लेकिन फ्यूज्ड है, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? सिन कार्पस। ठीक है, जैसे मैं भी आपको बताऊं, जैसे अगर ये एक फ्लावर है, ठीक है, ये एक फ्लावर है, इसके अंदर सिर्फ एक ही कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है, तो ये किस टाइप का फ्लावर हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसको मैं नंबर दे देता हूं, ये नंबर 1, ये नंबर 2 एंड ये नंबर 3, ठीक है, ये है नंबर 1 टाइप का फ्लावर, ठीक है, सिर्फ इस पे ओनली 1 कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है। सेकंड टाइप का कैसे? जैसे ये एक फ्लावर है, इसके अंदर बहुत सारे क्या प्रेजेंट है? जैसे इसके अंदर एक से ज्यादा कार्पल प्रेजेंट है, ठीक है, लेकिन ये आपस में फ्यूज नहीं कर रहे। ये कैसे? ये फ्री टाइप के है थोड़े, लेकिन नंबर क्या है? एक से ज्यादा है इनका, लेकिन आपस में फ्यूज नहीं कर रहे, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस, ठीक है। एक तीसरे नंबर की कंडीशन है, जैसे एक से ज्यादा कार्पस है लेकिन आपस में क्या है? फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, आपस में सारे के सारे क्या कर रहे हैं? फ्यूज कर रहे हैं। तो इस कंडीशन वाले फ्लावर को, ऐसे कंडीशन वाले फ्लावर या फिर कार्पल को हम बोलते हैं सिन कार्पस। अब आया समझ में आपके? यस सर। ठीक है, तो एनसीईआरटी ने
एग्जाम्पल दे रखा है, जैसे एपोकार्पस का जो एग्जाम्पल दे रखा है, देखो मोस्टली तो ये होता ही होता है, ठीक है, मोस्टली तो ये मिलेगा मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। लेकिन जो एपोकार्पस वाले फ्लावर होते हैं, जैसे एग्जाम्पल में लिख रहा हूं मैं, जैसे मिचेलिया, ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, ये एग्जाम्पल, ठीक है, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी में गिवन है, लेकिन गिवन कहाँ पे है, डायग्राम पे गिवन है, ठीक है, कहीं और नहीं मिलेगा आपको, डायग्राम पे मिलेगा। और जो डायग्राम है वो आपका पेज नंबर 25 पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो पेज नंबर 25 पे जो एनसीईआरटी ने मिचेलिया का डायग्राम दे रखा है, उसमें कंडीशन शो कर रखी है कि जो एक से ज्यादा कार्पल है, लेकिन कार्पल कैसी है, फ्री टाइप की है, आपस में फ्यूज नहीं है, ठीक है। लेकिन जो सिन कार्पस कंडीशन जो शो कर रखी है एनसीईआरटी के अंदर, इसका जो एग्जाम्पल है ये है पेपरवर, ठीक है। पेपरवर क्या होता है, किसी को पता है? पॉपी प्लांट। हाँ यस, ओपियम, ओपियम पॉपी प्लांट, ठीक है जी। ये वही वाला प्लांट है जिससे हम बना सकते हैं, जिससे हम फॉर्मेशन करते हैं किस चीज की, अफीम, ठीक है जी, हीरोइन, ठीक है, अफीम हो गया, हीरोइन हो गया, ठीक है, या फिर मॉर्फिन हो गया, जितने भी नशे वाले पदार्थ होते हैं, ठीक है, जितने भी नशे वाले पदार्थ होते हैं, ये हम पेपेवर जो प्लांट होता है उससे हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। और जो भी इसके अंदर जो कार्पस वाली कंडीशन होती है, इसके अंदर जो कंडीशन होती है वो होती है सिन कार्पस कंडीशन, क्योंकि जो कार्पल होते हैं एक से ज्यादा होते हैं और वो आपस में क्या होते हैं, फ्यूज हो रहे होते हैं, ठीक है जी। इतना समझ में आ गया आप लोगों के? हाँ जी, यस सर। देखो भाई सिंपल ही बात है, मैं आपको एक बार दोबारा से बता देता हूँ चीजें। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोशियम, ठीक है, यूनिट बोलते हैं कार्पल या फिर पिस्टिल। एक कार्पल या पिस्टिल के अंदर तीन पार्ट होते हैं, एक स्टिग्मा, एक स्टाइल, एक ओवरी, ठीक है। जो स्टिग्मा होता है, जो स्टिग्मा होता है वो एक प्लेस को प्रोवाइड कराता है जिसपे पोलन ग्रेन लैंड करते हैं, ठीक है, वहीं पे आके फिर जर्मिनेट भी करेंगे आगे। उसके नीचे वाला जो पार्ट होता है वो होता है स्टाइल, जो इलोंगेटेड होता है और फिलामेंटस स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और नीचे जब आएंगे इसके थोड़े से, और यहाँ पे प्रेजेंट है ओवरी, ठीक है, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, ठीक है। ओवरी जो होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट बन जाता है। जो ओव्यूल होता है वो अटैच रहता है ओवरी से, किसके थ्रू, प्लासेंटा, ठीक है। लेकिन जो बीच में स्ट्रक्चर होती है प्लासेंटा और ओव्यूल के भी, उसको बोलते हैं फ्यूनिकल। और जो ओव्यूल होता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड बना लेता है, ठीक है। जो गाइनोशियम होता है उसकी जो यूनिट होती है कार्पल, या तो कार्पल एक होगा या फिर कार्पल दो, या फिर कार्पल एक होगा या एक से ज्यादा होंगे। एक से ज्यादा होंगे तो दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो फ्री होंगे या फिर फ्यूज होंगे। अगर वो फ्री हुए तो कंडीशन को बोलते हैं हम एपोकार्पस कंडीशन। अगर वो आपस में फ्यूज्ड है तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम सिन कार्पस कंडीशन, ठीक है। जैसे एपोकार्पस कंडीशन मिचेलिया में दिखाई देता है, ठीक है। मिचेलिया जो होता है वो, एक और इसका वर्निकुलर नेम होता है मिचेलिया का, चंपा प्लांट, है नी, मिचेलिया को बोलते हैं ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वर्निकुलर नेम, कॉमन नेम क्या है इसका मिचेलिया का, इसको बोलते हैं हम चंपका प्लांट, ठीक है। जैसे हम 11th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ते थे ना कि वर्निकुलर नेम भी होते हैं जो कॉमन नेम, ठीक है, ऐसे ही जो मिचेलिया होता है उसको हम बोलते हैं चैम्पिकल प्लांट।
देखो जी, जैसे मैं आपको ओव्यूल के बारे में बताता हूँ, ठीक है, हमने ओवरी के बारे में पढ़ा, ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। अगर मैं ओव्यूल की स्ट्रक्चर देखूं, जैसे मैंने अभी आप लोगों को ओव्यूल की जो स्ट्रक्चर बताई थी कार्पेल के अंदर, वो कुछ इस टाइप की थी। ये मैंने बताया था ये होता है ओव्यूल, ठीक है। ये मैंने बताया था ये होता है फ्यूनिकल। ओव्यूल जो होता है फ्यूनिकल के थ्रू ही प्लासेंटा पे अटैच रहता है, ये है प्लासेंटा। अगर मैं इस ओव्यूल का डायग्राम बनाऊं जैसे मैंने यहाँ पे बनाया है, तो सेम टू सेम बना के दिखाऊंगा तो कुछ इस टाइप का नजर आएगा ये। ठीक है जी, कुछ इस टाइप से हमें नजर, ये जो सेंटर वाला पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। जो ये आउटर मोस्ट लेयर होती है, बाहर वाली लेयर होती है, इसको हम बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। जो इनर वाली लेयर होती है, ये इनर वाली लेयर हो जाएगी। थोड़ा सा अगर मैं इसको लाइन को थोड़ा आगे कर दूं, इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। ये जो मैंने स्ट्रक्चर आपको बताई थी ये वाली, इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। इसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस पार्ट से अटैच, जैसे यहाँ पे इस चीज से अटैच्ड है फ्यूनिकल, तो जिस पार्ट से अटैच रहता है ओव्यूल के अंदर, हाइलम, ठीक है, इसको बोलते हैं हाइलम। ये यहाँ पे प्लासेंटा था हमारा, ये प्लासेंटा था, ठीक है। और ये जो प्लासेंटा था कहाँ पे था, ये था ओवरी पे, तो ये क्या था ओवरी, ठीक है। तो ओवरी पे प्लासेंटा था, प्लासेंटा से अटैच्ड है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल जिस पार्ट से अटैच्ड कर रहा है उसको हम बोलते हैं हाइलम। और हाइलम ये क्या है, पूरा का पूरा ओव्यूल, ठीक है। ओव्यूल के अंदर है एम्ब्रियो सैक, आउटर मोस्ट लेयर को हम इंटेगुमेंट बोलते हैं, आउटर इंटेगुमेंट बोलते हैं, और इनर लेयर को हम बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट, ठीक है। और जो ओव्यूल के पास जो सेल्स प्रेजेंट रहते हैं उनको हम बोलते हैं न्यूसेलस सेल्स, ठीक है। ये जो ओपनिंग हो रही है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है, माइक्रोपाइल बोलते हैं, ठीक है। और जो ये पीछे वाला एरिया है, इस वाले एरिया को, जहाँ पे ये मैं अभी बता रहा हूँ आपको, ये लाइन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है चलाजल एंड, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं चलाजल, ठीक है। तो ये हो गया चलाजल एंड, इस पार्ट को बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो ये वाला जो एरिया हो गया, इसको हम बोल सकते हैं माइक्रोपाइल एंड, ठीक है। ये जो मैंने डायग्राम दिखाया है, वो मैंने ये डायग्राम दिखाया है कि जो मैंने अभी आपको ओवरी के अंदर ओव्यूल का डायग्राम बनाया था, लेकिन जो हमारी एनसीईआरटी ने जो डायग्राम बना के दिखाया हमें, ये कुछ इस टाइप का है। आपने नोट कर रहे हो ना आप लोग? हाँ भाई, आवाज आ रही है? यस सर। आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, पहले मुझे बताओ।
हाँ भाई, समझ में आ रहा है? Yes, sir. ओके। जो मैंने अभी Yes. आपको ऊपर वाला डायग्राम दिखाया, ये मैंने दिखाया था जो मैंने खुद ओवरी के अंदर ओव्यूल को रिप्रेजेंट किया था, ठीक है। लेकिन अगर मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम दिखाऊं आपको, एनसीईआरटी ने कुछ इस टाइप का दे रखा है। ठीक है, ये कुछ एनसीईआरटी वाला डायग्राम है। ये जो है ओपनिंग जो है, इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। और जो ये ओपनिंग है, ये जो नीचे वाला जो एरिया है, इसको हम बोलते हैं प्लाजल एंड। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर को हम बोलते हैं आउटर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, इनर वाले को हम बोलते हैं इनर इंटेग्यूमेंट। ठीक है, जो अंदर ये प्रेजेंट है, इसको हम बोलते हैं एम्ब्रियो। ठीक है जी, ये जो है ये है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल किस चीज से अटैच्ड है? पीछे प्लासेंटा से। और जो ये फ्यूनिकल है, ये जिस भी चीज से अटैच कर रहा है, कहाँ पे? ओव्यूल से। इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे हाइलम। ठीक है जी, जो फ्यूनिकल जिस भी चीज से फ्यूज करता है ओव्यूल के साथ, उसको हम बोलते हैं हाइलम। ये माइक्रोपाइल हो गया, ये एम्ब्रियो हो गया आपका। ठीक है, ये आउटर और इनर इंटेगुमेंट हो गया। और यहाँ पे जो एम्ब्रियो के साथ में जो टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं न्यूसेलस सेल्स। ठीक है जी, न्यूसेलस सेल्स हो गया, एम्ब्रियो हो गया, आउटर इनर इंटेगुमेंट हो गया। ये जो माइक्रोपाइल है, ओपनिंग है, इस वाले को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? माइक्रोपाइल एंड। ठीक है, ये माइक्रोपाइल एंड हो गया। ठीक है, अगर मेरे को अब ये बात बताओ कि अगर मान लो कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर मैं बनाऊं, जैसे कि ये ओवरी हो गई। ठीक है, ये ओवरी हो गई और यहाँ पे ओवरी से कनेक्ट हो रहा है ओव्यूल, कुछ इस टाइप से। ठीक है, यही वाला स्ट्रक्चर बना देता हूँ मैं ऐसे करके। ठीक है, अब ये बताओ कि मान लो कि ये फीमेल पार्ट है, ये क्या है? ये फीमेल पार्ट है। और ये फीमेल पार्ट जो है वो नीचे की साइड इसके ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, ग्रेविटी लग रही है इसके साथ। ठीक है, ये हो गया हमारा फ्यूनिकल, ये हो गया फ्यूनिकल। और यहाँ पे नीचे ग्रेविटी लग रही है। इसका मतलब कि इस पार्ट को होल्ड रखने के लिए
जो स्टॉक होगी वो मजबूत होनी चाहिए, जो फ्यूनिकल होगी वो क्या होनी चाहिए, वो मजबूत होनी चाहिए। तो इसका मतलब नेचर ने बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया हुआ है इस चीज को भी कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है क्या, देखो जो फ्यूनिकल होता है उसके अंदर कुछ नहीं होता, सिर्फ वेस्कुलर वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जो प्रोवाइड कराते हैं न्यूट्रिशन। ठीक है, आपको तो पता ही है वेस्कुलर बंडल्स जाइलम फ्लोएम होते हैं, तो जो भाई इनको भी तो न्यूट्रिशन चाहिए ना ओव्यूल को। तो ये जो है यहाँ पे ये जो मैंने लाइन बनाई है ये प्रोवाइड करा रहे हैं वेस्कुलर, ये है वेस्कुलर वेस्कुलर बंडल्स है जो अंदर की साइड न्यूट्रिशन पहुंचाएंगे। वेस्कुलर बंडल्स के साथ यहाँ पे यहाँ पे साथ में एक स्ट्रक्चर और प्रेजेंट रहती है जिसका नाम है रेफे। ठीक है जी, रेफे। रेफे क्या प्रोवाइड कराती है, रेफे प्रोवाइड कराती है स्टेबिलिटी। क्योंकि अगर मैं ओव्यूल के अंदर ये वाला स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ये जो ओव्यूल है आपका, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये नीचे से ग्रेविटी लग रही है। ठीक है, इसका मतलब है कि इसको होल्ड करने के लिए कुछ मतलब मजबूत चीज चाहिए यहाँ पे, तो फ्यूनिकल के अंदर ही प्रेजेंट रहते हैं रेफे जो अंदर तक इसको होल्ड करके रखते हैं। तभी तो जो स्ट्रक्चर होती है ये हैंग करती है किसके अंदर, ओवरी के अंदर। आपको ये समझ में आया? यस सर। तो सबसे पहले आपको नेमिंग याद करनी पड़ेगी इन चीजों की। क्या क्या नेमिंग है इसकी, जो ओव्यूल होता है उसकी नेमिंग क्या क्या है? कौन बताएगा? भाई सबसे पहले मैंने आप लोगों को ये जो मैंने स्टार्टिंग में जो डायग्राम बनाया था ये कार्पल का, उसके अंदर जो मैंने ओव्यूल शो किया था, मैंने कुछ इस तरीके से ओव्यूल शो किया था ये वाला। ठीक है, ये जो मैंने है ये इस तरीके से ओव्यूल शो किया था मैंने। ठीक है, ये क्या है, ये ओव्यूल है। ठीक है, ये ओव्यूल शो किया था। तो ये जो ओव्यूल है, अगर मैं यही वाला डायग्राम आपको बना के दिखाऊं यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ इस तरीके से नजर आएगा। ठीक है, ये वाला पार्ट। तो अगर मैं अपने हिसाब से देखूं तो ये वाला जो है ये है आउटर इंटेगुमेंट, बाहर वाला जो एरिया हो गया अपना। ठीक है, और जो इनर वाला हो गया वो हो गया इनर इंटेगुमेंट। तो आउटर वाला आउटर पार्ट होता है और इनर वाला इनर में होता है। सेंटर पे एम्ब्रियो प्रेजेंट होता है और एम्ब्रियो जो कवर्ड रहता है, किस चीज से कवर्ड रहता है, न्यूसेलस सेल्स से। ठीक है, ये हो गया न्यूसेलस सेल्स हमारा। ठीक है, जो नीचे ओपनिंग है इस ओपनिंग को हम बोलते हैं माइक्रोपाइल। तो माइक्रोपाइल है तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे माइक्रोपाइल एंड हो गया है। ऊपर ओपनिंग नहीं है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये चलाजल एंड। ठीक है, और जिस चीज से ये होल्ड रहता है उसका नाम है फ्यूनिकल। फ्यूनिकल कुछ नहीं होता, फ्यूनिकल सिर्फ क्या होता है, वेस्कुलर सप्लाई को प्रोवाइड कराता है अंदर की साइड जो सेल्स होते हैं आउटर और इनर, जो एम्ब्रियो जो न्यूसेलस हो गया, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगा कौन, फ्यूनिकल। क्योंकि फ्यूनिकल के अंदर ही क्या प्रेजेंट रहते हैं, वेस्कुलर बंडल्स। लेकिन अगर ये स्ट्रक्चर इन्वर्टेड है, ठीक है, तो इसको होल्ड करने के लिए भी अगर मैं देखूं तो यहाँ पे ग्रेविटी लगेगी नीचे की साइड। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नेचर ने इतनी अच्छी से डिजाइन किया होगा कि भाई ये टूटे ना, नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं रेफे, ये रे रेफे। ठीक है, जो मैंने कलर यूज किया है इससे अलग से, ये है रेफे। रेफे क्या प्रोवाइड कराते हैं, स्टेबिलिटी। ठीक है जी, आपको समझ में आए? यस सर। ओके, वैसे तो कुछ नया नहीं है इसमें, मे बी मुझे पता लग रहा है कि आप लोग पहले से ही इन चीज़ों को जानते हो।
अगर मैं एनसीईआरटी वाला डायग्राम देखूं तो ये हमारा हो गया एम्ब्रियो, ठीक है, ये एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो के साथ जो ओपनिंग होती है इसको बोलते हैं माइक्रोपाइल, ठीक है। अगर ये माइक्रोपाइल है तो यहाँ पे इसको बोल सकते हैं माइक्रोपाइल एंड, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, माइक्रोपाइल एंड्स। ये हो गया माइक्रोपाइल एंड। और जो नीचे वाला जो एंड होगा उसको बोलते हैं चलाजल एंड। जो आउटर मोस्ट लेयर होती है ओव्यूल की उसको बोलते हैं आउटर इंटेगुमेंट। ये हो गया आउटर इंटेगुमेंट हमारा। जो इनर लेयर होती है उसको बोलते हैं इनर इंटेगुमेंट। सेंटर प्लेस्ड होता है और एम्ब्रियो किस चीज से कवर रहता है, न्यूसेलर सेल से, ठीक है। ये स्टॉक है जिसको हम बोलते हैं फ्यूनिकल। फ्यूनिकल के अंदर कुछ नहीं है, सिर्फ वेस्कुलर बंडल्स है जो सप्लाई करेंगे न्यूट्रिशन की, ठीक है, वाटर का न्यूट्रिशन होगा, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाएगा फ्यूनिकल। लेकिन अगर ओवरी के अंदर इन्वर्टेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है किसी भी ओव्यूल की, ठीक है, तो उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराने के लिए यहाँ पे एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी जिसका नाम है, ये जो स्ट्रक्चर है मैं येलो कलर में जो दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये है रेफे। रेफे किस चीज में प्रोवाइड कराता है, ये प्रोवाइड करता है सपोर्ट के लिए, ठीक है, मतलब स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो मैं इन सब चीज को लिख देता हूँ। सर आपको म्यूट कर दिया इसने। ये मैंने। ये कौन कर रहा है? सर किसी न्यू। देखो जो रेफे होता है वो क्या होता है, प्रोवाइड कराता है स्टेबिलिटी। अब वन बाय वन इस स्ट्रक्चर को लिख लेता है जो हमने पढ़ा है बिल्कुल अभी के अभी। प्रोवाइड स्टेबिलिटी, ठीक है, मतलब प्रोवाइड सपोर्ट टू हैंगिंग ओव्यूल, ठीक है। फिर इसके बाद होता है द ओव्यूल is a small structure attached to the placenta with stalk called फ्यूनिकल। मैंने आपको बिल्कुल जस्ट अभी बताया, जैसे ये ओवरी होता है, ये जो ओवरी है यहाँ पे ये जो ओवरी है यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर है इसको बोलते हैं फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल के साथ अटैच रहती है प्लासेंटा। ये हो गया प्लासेंटा, पी फॉर प्लासेंटा, ठीक है। तो जो ओव्यूल है, ओव्यूल का स्मॉल स्ट्रक्चर है अटैच टू द प्लासेंटा विद स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल, ठीक है। और फ्यूनिकल के अंदर क्या होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स होते हैं जैसे जाइलम या फिर फ्लोएम जो प्रोवाइड कराते हैं नोरिशमेंट। ठीक है जी, ये समझ में आ गया है? यस सर। ओके, तो द बॉडी ऑफ fuses with
फ्यूनिकल in the region of called हाइलम। जो ये फ्यूनिकल होता है जिससे ये अटैच करता है ओव्यूल से, तो जिस एरिया पे अटैच करेगा उस एरिया को हम बोलेंगे हाइलम। ये हो गया आपका हाइलम। ठीक है जी, ये हो गया आपका हाइलम। एक बार मैं फिर आपको बता दूं ये चीजें। जैसे ही ओव्यूल है हमारा, ठीक है, ये है ओव्यूल, ठीक है, इसके अंदर होगा एम्ब्रियो, ठीक है, जिस पार्ट से ये है फ्यूनिकल, जो मैंने साइड में, ये है फ्यूनिकल, ठीक है। फ्यूनिकल जिस पार्ट से अटैच करेगा किसको, ओव्यूल को, ये ओव्यूल को अटैच करेगा यहाँ पे, ये ओव्यूल को अटैच कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन हो गया, ये वाला, इस वाले पोर्शन को हम बोलते हैं हाइलम, ठीक है, जिससे वो फ्यूज कर रहा है ओव्यूल के साथ। और जो फ्यूनिकल होता है जिससे अटैच रहता है नीचे की साइड, उस वाले पार्ट को हम बोलते हैं प्लासेंटा। अब क्लियर है सबको ये? यस अभी सर। क्लियर है? ठीक है, नोट कर लिया आपने? Yes, sir. यस सर। देखो, जो ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल होता है, जो ओव्यूल होता है वो दो टाइप का होता है। जो ओव्यूल होगा वो दो टाइप का होगा। एक जो वन पहला टाइप है उसका, उसको बोलते हैं यूनिटैगमिक या फिर बाई टैगमिक, ठीक है। ओव्यूल कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, यूनिटैगमिक और बाई टैगमिक। यूनिटैगमिक, देखो यूनि का मतलब क्या हो गया, सिंगल, और बाई का मतलब हो गया टू। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे टैगमिक का मतलब होता है लेयर, तो यहाँ पे सिंगल लेयर है ओव्यूल के साथ, और टैगमिक का मतलब क्या हो गया, लेयर, और यहाँ पे ओव्यूल के साथ दो लेयर है, तो इसका मतलब है ओनली वन लेयर इज प्रेजेंट। तो यूनिटैगमिक में क्या होता है, सिर्फ सिंगल लेयर ही प्रेजेंट रहते हैं। और जो बाईटैगमिक होता है इसमें क्या होता है, टू लेयर प्रेजेंट, ठीक है, टू लेयर प्रेजेंट होती है, जैसे आउटर और इनर, आउटर इंटेगुमेंट और इनर इंटेगुमेंट। जो यूनिटैगमिक वाले होते हैं, जो यूनिटैगमिक वाले होते हैं उनके एग्जांपल्स है हायर डाइकोट्स। हायर डाइकोट्स के अंदर ये सिंगल लेयर वाले, मतलब अभी के मोस्ट एडवांस, मोस्ट एडवांस टाइप है ये यूनिटैगमिक, जिसके अंदर सिर्फ एक ही लेयर प्रेजेंट रहती है, दो लेयर नहीं होती है। लेकिन बाईटैगमिक में क्या होती है, दो लेयर होती है। इसके जो एग्जांपल हो गए वो हो गए लोअर डाइकोट्स एंड मोनोकोट्स, ठीक है। तो हायर डाइकोट्स में कौन से होते हैं, यूनिटैगमिक वाले, और जो लोअर डाइकोट्स होते हैं या फिर मोनोकोट्स होते हैं उनके अंदर कितनी लेयर प्रेजेंट रहती है, टू लेयर, ठीक है जी। सर आप म्यूट हो गए हो।
सर फिर से म्यूट हो गए। देखो भाई, जैसे मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में बताया था कि एट इनिशियल स्टेज पे होता क्या था कि भाई जो एक प्लांट है, यहाँ पे अगर फ्लावर निकल रहा है तो यहाँ पे बड प्रेजेंट होगा, ठीक है। बड इनिशियल स्टेज पे जो ये बड होता है, इसके अंदर सिर्फ दो ही लेयर रहती है। एक तो आउटर लेयर को बोलते हैं हम एपिडर्मल, और जो अंदर की साइड जो लेयर प्रेजेंट रहती है उसको हम बोलते हैं हाइपोडर्मल सेल, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था कि जो हाइपोडर्मल सेल्स होती है, सम सेल्स बिहेव लाइक आर्किस्पोरियल सेल्स, ठीक है। सेम कंसेप्ट लगाना इसमें जो हमने मेल वाले पार्ट में पढ़ा था। सम सेल्स बिहेव लाइक अ आर्किस्पोरियल सेल, और जो आर्किस्पोरियल सेल्स होती है सर फिर से म्यूट हो सर गए। आपको फिर से म्यूट हो। ये म्यूट कौन कर रहा है भाई? टाइम हो गया क्या? कोई नील मित्तल। यस। अकेडमिक से है कोई ये? बेटा ऐसे बार बार म्यूट करोगे तो कैसे काम चलेगा? पढ़ने आए हो तुम, पढ़। ठीक है सर, मैं देख रहा हूँ, अब नेक्स्ट टाइम देखता हूँ कौन कर रहा है आपको म्यूट। नहीं, अगर पढ़ने का मन नहीं हो तो मुझे वैसे बता दो। ओके सर। देखो, जो मैंने आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में बताया था कि भाई जब इनिशियल स्टेज पे प्लांट के अंदर सिर्फ जब जहाँ जिस साइड से फ्लावर निकलना होता है वहाँ पे सिर्फ फ्लावर की जगह बड होता है इनिशियल स्टेज पे, और वहाँ पे जो टिश्यू होते हैं सिर्फ दो ही टिश्यू होते हैं। एक तो होता है एपिडर्मल टिश्यू, एक होता है हाइपोडर्मल, ठीक है। जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं वो सर बाकी आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। जो क्लियर है सर। जो एपिडर्मल टिश्यू होते हैं वो बाकी जो फ्लावर के पार्ट्स होते हैं, जैसे पेटल्स हो गए, सेपल्स हो गए, ठीक है, और भी अदर अदर जो पार्ट्स हो गए, वो बना लेते हैं। जो हाइपोडर्मल सेल्स होते हैं वो बिहेव लाइक आर्किस्पोरियल सेल्स, मतलब डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं आर्किस्पोरियल सेल्स में। और जो आर्किस्पोरियल सेल्स होते हैं वो डिफ्रेंशिएट होके दो सेल्स, मतलब टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक तो आउटर पार्ट में, आउटर लेयर, और एक इनर लेयर, ठीक है। जो इनर लेयर होता है उनको हम बोलते हैं स्पोरोजीनस सेल्स या फिर टिश्यू। सेम कंसेप्ट इसमें लगाना है आपको, ठीक है। इस स्पोरोजीनस टिश्यू के अंदर क्या होता है? माइटोसिस होता है, ठीक है। माइटोसिस होने के बाद ये बना लेते हैं एमएमसी, ठीक है। एमएमसी क्या बोलते हैं, किसको बोलते हैं एमएमसी? माइक्रोस्पोर मदर सेल। मेगास्पोर। बेटा यहाँ पे फीमेल पढ़ रहे हैं तो मेगा ही तो बोलेंगे, बड़े वाले सेल्स को। तो मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है। लेकिन जैसे हम वहां पे मेल के केस में हम क्या लिखते थे? पीएमसी और एमएमसी, ठीक है। पीएमसी क्या होता था? पोलन मदर सेल, और एमएमसी क्या होता था? माइक्रोस्पोर
मदर सेल। यहाँ पे जो एमएमसी है उसका नाम है मेगास्पोर मदर सेल। कोई भी अल्टरनेटिव नाम नहीं है, जैसे वहाँ पे पीएमसी था ना, यहाँ पे पीएमसी वगैरह ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। इस पीएम अगर मैं मेल की बात करूँ, मेल के अंदर जो एमएमसी होता है या पीएमसी होता है उसके अंदर मियोसिस होता था। भाई ये तो क्या है, ये मदर सेल है, क्या है ये? हेलो हेलो हेलो। सर, सॉरी डिस्टर्ब कर रहा हूँ, बीच में बोल सकता हूँ सर? हाँ हाँ बोलो। ये दक्ष, शुभम, अमर और लोग भी है जो पर्सनल चैटिंग कर रहे हैं। कोई भी पर्सनल चैटिंग नहीं करेगा इस पे। कुछ भी पूछना डायरेक्ट सर से पूछो आप। भाई देखो, अगर पढ़ाई का मन नहीं हो रहा तो मुझे वैसे बता दो। कोई भी मैसेज इनबॉक्स में कोई नहीं करेगा मैसेज। ठीक है सर। देखो, मैंने आपको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में क्या बताया था, जो पीएमसी होता है, जो पोलर मदर सेल होता है, उसके अंदर मियोसिस होता है। मियोसिस हो जाने के बाद वो बना लेता है माइक्रोस्पोर, जो टेट्राड स्ट्रक्चर होती है माइक्रोस्पोर की। ऐसा ही सेम टू सेम जो मदर सेल होता है, एक कंसेप्ट तो आपको रखना ही है, जहाँ पे मदर सेल होता है उसके अंदर होता है क्या है, मियोसिस होता है, ठीक है। तो इस मदर सेल के अंदर क्या होगा, मियोसिस होगा, ठीक है। मियोसिस हो जाने की वजह से यहाँ पे ये बन जाएगा क्या, मेगा स्पोर, ठीक है। मेगा स्पोर बना लेंगे। मेगा स्पोर के बाद ये मेगा स्पोर बना लेगा, तो मेगा स्पोर बनने के बाद यहाँ पे दो स्ट्रक्चर होगी, यहाँ पे ये 4 मेगा स्पोर का प्रोडक्शन हो गया यहाँ पे, ठीक है। जिनमें से जो 3 मेगा स्पोर होते हैं वो डीजनरेट कर जाते हैं, ठीक है। लेकिन जो 1 मेगा स्पोर होता है वो फंक्शनल रहता है सिर्फ, ठीक है। यहाँ पे जो 1 मेगा स्कोर होता है वो फंक्शनल रहता है, और फंक्शनल हो जाने की वजह से फिर यहाँ पे क्या होगा, इसके साथ माइटोसिस डिवीजन होगा। माइटोसिस डिवीजन के बाद ये जो सेल है, फंक्शनल सेल जो है, ये बना लेंगे 2 न्यूक्लियस, ठीक है। उसके बाद अगेन दोबारा से यहाँ पे क्या होगा, माइटोसिस होगा। फिर ये बना लेंगे 4 न्यूक्लियस स्टेज। पहले बनाया उन्होंने 2 न्यूक्लियस स्टेज, फिर बनाया उन्होंने 4 न्यूक्लियस स्टेज, देन फाइनली फिर से एक बार फिर दोबारा से यहाँ पे माइटोसिस होगा। माइटोसिस होगा, देन फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा, बन जाएंगे 8 न्यूक्लियस, ठीक है। ये 8 न्यूक्लियस बन जाएंगे यहाँ पे। ये जो स्टेज हो जाएगी ये हो जाएगी 8 न्यूक्लियस स्टेज, ठीक है। बाद में यहाँ पे जब ये साइटोकाइनेसिस होगा, जब ये सेल की फॉर्मेशन लेगा, तो जो ऊपर वाले 3 सेल होते हैं, जो जैसे ये 4 न्यूक्लियस हो गए यहाँ पे भी 4 न्यूक्लियस हो गए, ये जो 3 न्यूक्लियस होंगे ये अलग से अपने सेल की फॉर्मेशन कर लेंगे, और जो बाकी जो 3 न्यूक्लियस होंगे ये अपनी सेल की अलग से फॉर्मेशन कर लेंगे, और ये चले जाएंगे अपोजिट पोल के पास। यहाँ पे और जो 3 नीचे के हैं वो यहाँ पे चले जाएंगे, और जो सेंटर पे होंगे वो 2 न्यूक्लियस रह जाएंगे, ठीक है। सेंटर वाले को हम बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई, इन 2 सेल को हम बोलेंगे सिनर्जिड सेल। जो
इधर वाले सेल्स हैं, इनको बोलेंगे हम एंटीपोडल सेल्स, ठीक है। और जो ये स्टेज आएगी, ये स्टेज होगी 8 न्यूक्लिएट एंड 7 सेल स्टेज, ठीक है जी। अब बताओ यहाँ पे किसको समझ में नहीं आया? हमें समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. किसी को कुछ डाउट हो तो पूछ लो। भाई किसी को कोई डाउट्स है? No, sir. ओके, तो फिर आज की क्लास यहीं पे खत्म करते हैं हम, ठीक है। और आप थोड़ा सा अपना बिहेवियर चेंज करो भाई, ऐसे थोड़ा ना होता है बार बार आप किसी को म्यूट कर रहे हो। आवाज आ रही है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. तो एक तो चैटिंगों में बात मत किया करो, और सेकंड थिंग इज दिस कि भाई कोई भी बच्चा किसी को म्यूट नहीं करेगा, मुझे भी नहीं करेगा, ना किसी को करेगा। और आप लोग मेरे ख्याल से इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो बॉटनी के अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। ले रहे हैं सर। कहने से नहीं ले रहे हो ना, आपका रिजल्ट भी बता रहा है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, ओके। Okay, sir. ओके सर।